हेलो स्टूडेंट, अभी हमने पिछले वाले टॉपिक में देखा था कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उसकी धारिता का मान क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जब संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे जबकि परावैद्युत पदार्थ जो है आंशिक भरा हो, इसका मतलब प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से नहीं भरा, वो अंशतः भरा है, कुछ जगह पे भरा है। देखिए अभी हम चित्र बना के समझते हैं। जैसे ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है तो हम जानते हैं इसमें दो प्लेटें होगी और दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी होगी। ये हमारे समांतर प्लेट संधारित्र है। हम जानते हैं इसकी पहली प्लेट पर प्लस आवेश होता है और दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण माइनस आवेश होता है। हमने संधारित्र के सिद्धांत में समझा है। हम कुछ नामकरण कर दें। ये पहली प्लेट है P1, ये दूसरी प्लेट है P2, इसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल भी A है। इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और इस पर भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इस पर आवेश प्लस वाले हैं, इस पर आवेश माइनस वाले हैं। अब हमने क्या करा, इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया, लेकिन अब की बार हमने क्या करा है, परावैद्युत पदार्थ को आंशिक भरा है। यहाँ गौर करें, आंशिक का मतलब होता है यहाँ इस पूरे के बीच में हमने परावैद्युत पदार्थ नहीं भर दिया बल्कि कुछ अंश में भरा है। अब कैसे भरा है तो देखिए, हमने बीच में यहाँ परावैद्युत पदार्थ रख दिया, इतना मोटा हमने परावैद्युत पदार्थ रख दिया। इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, T है। T हमने क्या मान ली, T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ है जो इसके बीच में हमने भर दिया। और ये जो स्थान है ये खाली है। देखो ये तो भरा हुआ है, ये प्लेटें हैं और ये स्थान कैसा है, खाली है। इस स्थान को मैं क्या कह दूं, ये है रिक्त स्थान, या यहाँ पर क्या बना हुआ है तो यहाँ निर्वात हम ले सकते हैं, निर्वात या हवा है। तो ये खाली स्थान है। अब संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, D है। हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में दूरी कितनी है, D है। इसके बीच में हमने कितनी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा है तो T मोटाई का भरा है। ये कौन सा पदार्थ है, ये परावैद्युत पदार्थ। T मोटाई का हमने परावैद्युत पदार्थ भर दिया। अब देखिए बच्चों, दो स्थिति है, एक तो ये निर्वात है, इस स्थान पर विभव क्या होता है, और ये जो परावैद्युत पदार्थ है इस स्थान पर विभव क्या होता है। विभव तो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जानते हैं कि निर्वात की उपस्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसको हम E1 नाम दे देते हैं। वो E बराबर होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निर्वात की उपस्थिति में, जहाँ सिग्मा क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो आवेश बटा क्षेत्रफल, तो इसको Q अपॉन A से हम लिख सकते हैं और अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निर्वात की उपस्थिति में आ गया। अब दूसरा हम क्या जानते हैं कि परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसको E2 नाम दे देते हैं। ये कहाँ ले रहे हैं, परावैद्युत पदार्थ के अंदर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, ये परावैद्युतांक एप्सिलॉन R और आ जाएगा इसी फॉर्मूले में, ऐसा हम जानते हैं। हमने पहले ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है माध्यम की उपस्थिति में, तो ये परावैद्युत पदार्थ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसमें भी हम सिग्मा की जगह वही Q अपॉन A रखेंगे, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया समीकरण नंबर 2। इस तरह से दोनों में जब यहाँ हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी तो समीकरण 1 से आ जाएगी, और परावैद्युत पदार्थ के बीच में पूछेंगे तो फिर इससे आ जाएगी। तो दोनों की कंडीशन के लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में यदि विभव ज्ञात करें, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विभव होगा वो परिणामी विभव V बराबर क्या होगा, तो चूंकि विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर E इंटू डी। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दूरी D से गुणा कर दें तो विभव आ जाता है। तो विभव ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ विभव दो तरीके से जुड़ के निकलेगा। कौन सा, एक तो रिक्त स्थान का विभव कितना है और एक इस परावैद्युत पदार्थ का विभव कितना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ही इन दोनों प्लेटों के बीच का कुल विभव आएगा। तो दो चीजें हैं, एक तो निर्वात में विभव निकालना है और उस दूसरा परावैद्युत पदार्थ में विभव। ये दोनों विभव निकलेंगे और इनका योग ही हमें क्या बताएगा, प्लेटों के मध्य कुल विभव। तो विभव V बराबर आ गया निर्वात की उपस्थिति में विभव, यानी यहाँ पर विभव। अब ये निर्वात कितनी दूरी तक बना हुआ है, तो देखो टोटल डिस्टेंस दोनों प्लेटों के बीच में D, जिसमें से T जगह पर तो कौन रखा है, परावैद्युत रखा है। तो कितनी जगह बच गई जहाँ निर्वात है, तो D माइनस T। तो कितनी दूरी तक निर्वात है, D माइनस
टी तक, तो विभव बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दूरी। तो निर्वात की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये रही समीकरण 1 से, तो ये आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट समीकरण 1। और इसको किससे गुणा कर देंगे? दूरी से। कितनी दूरी तक निर्वात है? तो D माइनस टी तक, ये भी हमने निकाला। प्लस अब निकालेंगे परावैद्युत पदार्थ में विभव, यानी परावैद्युत पदार्थ जहाँ रखा है वहाँ उसका कितना विभव है। तो परावैद्युत पदार्थ का विभव कैसे निकालेंगे? तो विभव वही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दूरी। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये रही Q अपॉन A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट और गुणा दूरी। तो कितनी दूरी तक परावैद्युत पदार्थ रखा है? तो ये T दूरी तक परावैद्युत पदार्थ रखा है। तो इसको किससे गुणा कर देंगे? T से गुणा कर देंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A को यदि हम कॉमन ले लें, तो यहाँ से ये कॉमन ले लें, तो ये आ रहा है D माइनस टी प्लस T अपॉन यहाँ एप्सिलॉन R बच गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है जो हमें क्या बता रहा है? विभव का मान बता रहा है कि दोनों समांतर प्लेटों के बीच में विभव का मान कितना होगा। लेकिन हम ज्ञात क्या करना चाहते हैं बच्चों? हम ज्ञात करना चाहते हैं संधारित्र की धारिता। ये जितने भी टॉपिक आ रहे हैं सब में हम धारिता निकाल रहे हैं, और धारिता निकालने का जो फॉर्मूला होता है, चूंकि जो धारिता होती है वो धारिता बराबर होती है C बराबर Q अपॉन V। तो जब ये फॉर्मूला Q अपॉन V होता है तो हर बार हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? विभव की आवश्यकता पड़ती है। तो हर बार हमें इस सारे डेरिवेशन में हमको क्या निकालना पड़ेगा? विभव निकालना पड़ेगा। कैसे भी करके हमको क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। और विभव किस फॉर्मूले से आता है? तो E इंटू डी से आता है। तो E जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इन सारे डेरिवेशन में ध्यान में रखो, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, फिर उससे विभव ज्ञात करना है। और विभव को जैसे ही यहाँ रखेंगे कौन आ जाएगा? धारिता आ जाएगी। तो C बराबर Q अपॉन V। V का मान कौन सा रख दें? ये वाला। तो ये मान रख देते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, ब्रैकेट में आ गया D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। इस तरह से ये धारिता C का मान आया। इसमें Q से Q कैंसिल हो गया, तो ये एप्सिलॉन 0 A ऊपर चल जाएगा। तो धारिता C बराबर आ गया एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। और इस तरह से हमारे पास इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आ गया, जबकि इसके मध्य हमने T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है। देखिए बच्चों, इसी की जो धारिता का फॉर्मूला आ रहा है इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस, और T को मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ? तो देखिए, हमने देखा था कि संधारित्र की धारिता C बराबर होती है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। जब दोनों प्लेटों के बीच में कौन होता है? निर्वात होता है, उस समय धारिता ये वाली होती है। तो यहाँ देखो एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, लेकिन D में से क्या हो रहा है? कुछ माइनस हो रहा है, माइनस ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो रही है? इसमें माइनस हो रही है। ये पूरी चीज़ किस में से माइनस हो रही है? D में से माइनस हो रही है। अर्थात ये जो फॉर्मूला है उसमें से D में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। अर्थात D क्या थी? दोनों प्लेटों के बीच में दूरी। तो दोनों प्लेटों के बीच में दूरी थी D, अब वो उसमें से कुछ दूरी माइनस हो गई। तो कुछ दूरी माइनस का हो गया, तो इसको एक तरह से ऐसे समझो कि इतनी बड़ी दूरी थी, उसमें से कुछ दूरी माइनस होगी तो दूरी कम हो गई, और दूरी कम हो गई इसका मतलब ये प्लेटें पास आ गई। ऐसा आभास होकर हम कर सकते हैं कि जैसे प्लेटों के बीच में दूरी कम होना मतलब प्लेटें कैसी आ गई? पास आ गई। तो हम देख सकते हैं कि इतनी ये जो है ये आभासी दूरी है जो क्या हो रही है? कम हो रही है। आभासी दूरी है जो कम हो रही है। और अगर दूरी के मान में कमी हो रही है, D में से कुछ घट रहा है, अर्थात D इसके मान में क्या हो गई? कमी हो गई हर में। और हर के मान में यानी यहाँ नीचे अगर कमी हो रही है तो हमारे पास धारिता के मान में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ हम भरते हैं तो उसकी धारिता के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। अतः हम यहाँ लिख दें, अतः धारिता के मान में वृद्धि होती है। अतः धारिता के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य जब भी हमने पिछले टॉपिक में जब पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा था तो भी उसकी धारिता के मान में वृद्धि हो रही थी, और आंशिक रूप से भरा है तो भी उसकी धारिता के मान में वृद्धि हो रही है। अब देखिए बच्चों, ये जो धारिता का अभी हमने फॉर्मूला निकाला, अब हम इसमें कुछ विशेष स्थितियां भी देख लेते हैं। विशेष स्थितियां क्या कह रही है? विशेष स्थिति पहली हम ले रहे हैं, जब हमने इसके बीच में जो परावैद्युत पदार्थ भरा है अगर वो आंशिक नहीं होकर के प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से भरा हो, जो इससे पिछले वाला टॉपिक था। अर्थात
इस परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई भी हमने टी ली थी, उस मोटाई को हमने कितना ले लिया, पूरा डी ले लिया, क्योंकि डी क्या है, उन दोनों प्लेटों के बीच में दूरी। अगर डी मोटाई का होगा तो फिर पूरी प्लेटें भर जाएगी। तो टी बराबर अगर डी हो तो यहाँ इस फॉर्मूले में टी बराबर अगर डी रखेंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस डी, और माइनस माइनस आगे प्लस डी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये डी से डी कैंसिल हो गया, तो धारिता सी बराबर एप्सिलॉन आर ऊपर चल जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। और यही फॉर्मूला हमने पिछले टॉपिक में भी निकाला था कि दोनों प्लेटें यदि पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ से भरी हो तो उसकी धारिता जो होती है एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी के बराबर होती है। इस तरह से हमारे पास आ गया। अब दूसरी विशेष स्थिति हम लें। दूसरी विशेष स्थिति ये कह रही है कि अगर दोनों प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ है वो भरा ही नहीं हो, अर्थात ये जो टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ है, इस मोटाई को कितनी कर दी, पतले करते करते कितनी कर दी, 0 कर दी, अर्थात है ही नहीं। तो दोनों प्लेटों के बीच में हवा है और हवा, अच्छा प्लेट इसको 0 कर दिया, परावैद्युतांक का मान एप्सिलॉन आर का मान, हवा है तो उसके लिए परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान ध्यान रखो 1 होता है, हवा के लिए परावैद्युतांक 1 होता है। तो ये मान अगर इस फॉर्मूले में रख दे तो धारिता सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी की जगह 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये डी ही रह गया। तो ये धारिता सी बराबर आ गया एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। और हम जानते हैं जब प्लेटों के मध्य हवा होती है तो उसकी धारिता सी का फॉर्मूला एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी होता है। अब तीसरी और अंतिम स्थिति देख लो कि जब प्लेटों के बीच में जो है दोनों प्लेटें जो समांतर प्लेट संधारित्र की थी, उनके प्लेटों के बीच में हमने कोई धातु रख दी, धातु कोई चालक धातु हमने रख दी। अब चालक धातु अगर हमने रख दी तो धातु के लिए ध्यान में रखो बच्चों, एप्सिलॉन आर जो होता है इसका मान होता है अनंत, परावैद्युतांक का मान जो होता है धातुओं के लिए वो कितना होता है, अनंत होता है। तो अगर ये अनंत होता है तो यहाँ अनंत जब रखेंगे तो 1 अपन अनंत 0 हो जाएगा, 1 में से 0 गया तो 1 ही आएगा, तो ये टी आ जाएगा। और टी हमारे पास जब आ जाएगा तो धारिता सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। अब ये बता देगा कि धातु की कितनी मोटाई है, वो टी से निर्भर हो जाएगी, वो टी से ज्ञात हो जाएगी। टी का मान धातु की मोटाई का रख दो तो इससे धारिता आ जाएगी। तो ये धारिता का फॉर्मूला है जब हमने कोई धातु की प्लेट उसके बीच में रख दी हो, दोनों प्लेटों के बीच में कोई धातु हमने रख दी हो और कितनी मोटाई की रखी है, टी मोटाई की रखी है, तो उसके लिए धारिता का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। इस तरह से हमने आज समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता देखी जब आंशिक रूप से भरा हो। अब